तो जब भी हम इसकी किसी भी प्रोजेक्ट की वैल्यू इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट ये होता है कि हमने जो वैल्यू अचीव करनी है इस गोल से, इस प्रोडक्ट से, इस सर्विस से, वो मैक्सिमम हो। लेकिन जो उस पे कॉस्ट लग रही हो वो तमाम जितने भी ऑप्शंस हमने फाइनलाइज किए हैं उसके कंपैरेटिवली सबसे कम हो। यानी कि कॉस्ट के पर्सपेक्टिव में हमें घाटा ना हो बल्कि फ़ायदा हो, और वैल्यू के पर्सपेक्टिव में हमें मैक्सिमाइज्ड और एनहांस्ड वैल्यू अचीव हो। तो किसी भी प्रोजेक्ट की या वैल्यू इंजीनियर की जो वैल्यू इंजीनियरिंग को यूज़ करता है उसकी जो जो थॉट्स होती हैं, जो उसकी कोशिश होती है, उसकी कोशिश यही होती है कि लो कॉस्ट पे हाई वैल्यू को अचीव किया जाए। अब अगर हम इसको अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये जो वैल्यू इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल है ये कमोबेश आप हर स्टेप पे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिश लिटरेचर है वो हमें ये सजेस्ट करता है, लोगों ने डिफरेंट स्टडीज़ की हैं, रिजल्ट्स निकाले हैं, वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट का स्कीमेटिक फेज़ होता है, यानी कि एग्जीक्यूशन फेज़ से पहले वाले जो फेजेस होते हैं, उसमें अगर आप अपनी वैल्यू मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करें तो आप अपनी कॉस्ट की मैक्सिमम सेविंग कर सकते हैं और अपनी वैल्यू को मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम जब भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अपने डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसने बिजनेस करना है, उसने जो वो प्रॉफिट अर्न करेगी वही उसका सर्वाइवल है। तो वो उस सर्वाइवल के लिए अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स डिवाइस करती है। तो वो उन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में वैल्यू इंजीनियरिंग करती है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने बनाए ये मैं इनको किस तरह अचीव कर सकता हूँ या किस तरह इनको मैं एनहांस कर सकता हूँ। यहाँ पे वैल्यू इंजीनियरिंग आ गई। फिर जब आपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लिए, फिर आप लेट्स सपोज आप की ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है और डिफरेंट प्रोग्राम्स उसके रन हो रहे हैं, तो वो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स हम बनाएंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हम बिजनेस गोल्स जो हमने बनाए हैं उनको अचीव करने के बाद जो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डिवाइस किए हैं वो हम कैसे अचीव करेंगे, और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स का आपस में क्या लिंक होगा। फिर जब प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स बन गए तो फिर आप प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव पर आ जाएंगे। वहाँ पर आप डिफाइन करेंगे कि अब मैं प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स किस तरह डिफाइन करूँ, एनहांस करूँ कि जो मैंने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए थे मैं उनको अचीव कर सकूँ। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए, प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स भी, अब ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। फिर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आपने एक दफ़ा जब डिफाइन कर लिए उसके बाद आपके जो प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूशन फेज में चल सर रही है ये चीज़। बिजनेस सर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सर? देखें जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ना, अब जिस तरह आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ रहे हैं, आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की साइट पर जाएं तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एक विजन मिलेगा और उनका एक मिशन स्टेटमेंट मिलेगी। अगर हम एज्यूम कर लें कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, अब उस कंस्ट्रक्शन फर्म के आगे ये जो विजन और मिशन स्टेटमेंट्स हैं ये उसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब आप जब इधर से निकल के निचले लेवल पर आते हैं यानी डिपार्टमेंट लेवल पर आते हैं तो हर डिपार्टमेंट के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फार्मेसी, सिविल सबके अपने अपने विजन और मिशन स्टेटमेंट्स हैं। अब ये विजन और मिशन स्टेटमेंट्स जो डिपार्टमेंट लेवल पर हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं टू सम एक्सटेंट, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के मेन विजन और मिशन स्टेटमेंट है उसके साथ लिंक्ड किए हुए हैं। तो यही सिनेरियो अगर आप कंस्ट्रक्शन फर्म में देखें तो जब वो कंस्ट्रक्शन फर्म आती है मैदान में तो वो अपना कुछ विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाती है कि हमने इन इन चीज़ों को मद्देनजर रख के अपना बिजनेस करना है। वो उसके बिजनेस गोल्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो कोई भी प्रोजेक्ट करेगी
वो उन बिजनेस गोल्स को मद्देनजर रखेगी ऑर्गेनाइजेशन। फिर प्रोग्राम लेवल पे जैसे ही आप उसके बड़े लेवल से हट के अब माइनर लेवल पर आ रहे हैं, लोअर लेवल पर आ रहे हैं, यानी कि उसके प्रोग्राम और प्रोजेक्ट लेवल पे, तो अब वो हर प्रोग्राम और हर प्रोजेक्ट जो वो उठाएंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे। अब सीपैक का अगर FWO वाले कर रहे हैं, प्रोग्राम है, इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे कि हमने वाटर के प्रोजेक्ट्स करने हैं, हमने रोड्स के प्रोजेक्ट किस तरह करने हैं, क्या फाइनल गोल होगा, क्या हमने किस तरह ये चीज़ें अचीव करेंगे कि हमारे जो बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी बेस पे हमारी कंपनी बनाई गई वो हम किस तरह अचीव करेंगे। आई होप आपको समझ लग गई होगी। अब मैं आगे चलता हूँ। प्रोजेक्ट वैल्यू ड्राइवर्स। अब जब सर आपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, अब इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप अपने जो प्रोजेक्ट लेवल पे, यानी कि अब आप एग्जीक्यूशन लेवल पर जब आप आएंगे तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप कुछ वैल्यू बेस्ड एट्रीब्यूट्स फाइनलाइज करेंगे कि आपने क्वालिटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, आपने इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, आपने ऑनेस्टी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, आपने जितना भी जो काम करना है ये विद इन अलॉटेड टाइम या विद इन कॉस्ट। अब ये आप डिफरेंट ड्राइवर्स अपने फैक्टर्स जनरेट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आपने जब ये फैक्टर्स बना ले तो प्रोजेक्ट की टीम मिल बैठ के डिसाइड करेगी कि अब ये जो फैक्टर्स हमने फाइनलाइज किए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इसको हमने अब अचीव कैसे करना है। अब ये जो प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड जो ऑब्जेक्टिव्स हमने और माइनर लेवल पर हम आ रहे हैं, इनको अचीव करेंगे तो हम प्रोजेक्ट के बिगर ऑब्जेक्टिव्स पर जाएंगे। प्रोजेक्ट्स के बिगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे तो हम प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स अचीव ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड चल रही हैं। आप प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे। अब जब हमने वैल्यू ड्राइवर्स बना दिए कि साइट पे जब काम शुरू हो तो प्रोजेक्ट टीम जो है वो किन किन एट्रीब्यूट्स को मद्देनजर रखेगी कि हमारा जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन है वो हम अचीव कर लें। फिर उसके बाद डिज़ाइन कंसिडरेशन और डिज़ाइन सॉल्यूशंस पर हम आएंगे कि हम जो डिज़ाइन बनाएंगे इस प्रोजेक्ट का उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी है, कौन कौन से वैल्यू एट्रीब्यूट्स, वैल्यू रिलेटेड फंक्शन हमने डालने हैं कि हम पिछले जितने भी ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए थे वो तमाम हम अचीव कर लें। अब ये भी आपके हो गया। फिर आप अपनी फाइनल स्टेज पर आते हैं, कंट्रीब्यूटिंग एडिशनल एलिमेंट्स, डिज़ाइन से रिलेटेड एडिशनल वैल्यू जनरेटिंग एलिमेंट्स, कि अब इस डिज़ाइन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव जब मैं करूँगा या किस तरह करूँगा, उससे एक फर्दर स्टेप मैं मूव कर गया कि एडिशनल कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं जो इन डिज़ाइन कंसिडरेशंस और डिज़ाइन सॉल्यूशंस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी तो आपके प्रोजेक्ट के हर फेज़ पे आपने अपने वैल्यू इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को यूज़ किया, उसको फाइनलाइज किया और उसको डिसाइड करके इम्प्लीमेंट कर लिया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमारा प्रोजेक्ट तो इतना लंबा होता है, लेंथी होता है, 5 डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, तो कौन से फेज़ पे हम वैल्यू इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल लगाएं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और कौन से वाले फेज़ में अगर हम लगाएं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगेन ये भी पब्लिश लिटरेचर में ये चीज़ अवेलेबल है, लोगों ने इस पर रिसर्च की और उन्होंने अपने रिजल्ट्स जनरेट किए। ये सामने एक ग्राफ है, ये मैंने एक पब्लिश लिटरेचर से उठाया है। अकॉर्डिंग टू दोज ऑथर्स, उनका मानना है, उनकी रिसर्च से ये साबित हुआ कि आपका जो स्कीमेटिक फेज होता है, यानी कि एग्जीक्यूशन फेज से पहले पहले तक का जो कंस्ट्रक्शन का फेज है, अगर आप उसमें अपने वैल्यू इंजीनियरिंग को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम गेंस हासिल होंगे। कैसे गेंस हासिल होंगे, सवाल एक और यहाँ पर उठता है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपकी PC1 बना रहे हैं या फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं या आप अपने डिज़ाइन की कंसेप्चुलाइजेशन कर रहे हैं और डिज़ाइन को बना रहे हैं। अगर आप इस डिज़ाइन को इस ही स्टेज पर मॉडिफाई कर लें, डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑप्शंस अपने पास सेलेक्ट कर लें और उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रन कर लें कि कौन से वाला
डिज़ाइन जो है वो मुझे मैक्सिमम जो मेरी कॉस्ट सेविंग होगी वो करेगा, और उसके फंक्शंस के एतबार से कौन सी वाली ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगर आप इसी स्टेज पे कर लेंगे तो आप अपना पैसा बचा सकते हैं, बजाय इसके कि आपने एग्जीक्यूशन फेज में खुद को दाखिल कर लिया, मशीनरी मोबिलाइज कर ली, बंदे मंगवा लिए, मटेरियल साइट पर मंगा लिया, आपकी साइट पे काम स्टार्ट हो गया। अब वहां पर अगर आप कोई चीज़ मॉडिफाई करेंगे, डिज़ाइन में कोई चीज़ एडिटिंग करेंगे, तो उसका आपके प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल है उस पर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। लिहाजा हमारी जब कोशिश ये होती है कि वैल्यू इंजीनियरिंग अगर हमने यूज़ करनी है तो हमें वो एग्जीक्यूशन फेज से पहले पहले फेजेस में यूज़ कर ली चाहिए, जिसमें हमारे पास जो सबसे आइडियल फेजेस हैं वो हैं प्लानिंग एंड डिज़ाइन का फेज़। ये वो दो फेजेस हैं जिसमें वैल्यू इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करना आइडियल कंसिडर किया जाता है। अब अगला सवाल हमारे जहन में उठता है, ये तो पता लग गया कि हमने किस पॉइंट पे वैल्यू इंजीनियरिंग करनी है। अब अगला सवाल ये उठता है कि किन किन स्टेजेस से गुजर के हमने वैल्यू इंजीनियरिंग को यूज करना है, ये कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो 5 डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जी किसी भी वैल्यू इंजीनियरिंग को कैरी आउट करने के लिए। स्टेप 1 में आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिस पर भी आप वैल्यू इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर लेते हैं, उसके मटेरियल की जो मेकअप कॉस्ट है वो इकट्ठी कर लेते हैं, फिर आप उस प्रोजेक्ट का स्कोप इकट्ठा कर लेते हैं, और जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप स्टार्ट में जो गैदर कर सकते हैं वो स्टेप 1 में आप गैदर कर लेते हैं। अब जब आपके पास उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया जिसमें उससे रिलेटेड हर चीज़ मेंशन थी, फिर आप फेज 2 में चले जाते हैं जिसको हम फंक्शन एनालिसिस बोलते हैं। अब इस स्टेप को करने के लिए 3-4 चीज़ें हमने करनी होती हैं। वो स्पेसिफिक पोर्शन जिस पर हमने वैल्यू इंजीनियरिंग करना होता है उसके हमने फंक्शंस को एनालाइज करना है कि उस वो ऑपरेट किस तरह करता है वो चीज़। अब हम उसके फंक्शनल पर्सपेक्टिव को सर्च आउट करेंगे, उसके जितने भी उस स्पेसिफिक पोर्शन के जो एलिमेंट्स हैं उनकी फंक्शनिंग को हम देख लेंगे। फिर हम अपने उन फंक्शंस को फाइनलाइज करने के बाद हम उस प्रोजेक्ट के जो फंक्शन से रिलेटेड गोल्स हैं वो हम बना लेंगे। अब हमारे पास गोल्स भी बन गए, हमने जो फंक्शंस थे उनको एनालाइज भी कर लिया, उन फंक्शंस पर जितनी कॉस्ट आएगी वो भी हमने फाइनलाइज कर ली। तो फिर हम तीसरे स्टेप पर मूव कर लेंगे। तीसरे स्टेप में आपके पास एक फ्रेमवर्क आपके पास आ गया, एक प्लान आपके पास आ चुका है जिसमें आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता लग गई, उस प्रोजेक्ट पे जिस भी पोर्शन पे आपने वैल्यू इंजीनियरिंग करनी है उसके फंक्शंस पता लग गए, उन फंक्शंस की कॉस्ट पता लग गई, उससे रिलेटेड जो गोल्स आपने डिवाइस किए उसका पता लग गया। अब आपने वो जितने गोल्स बनाए थे, वो जितने आइडियाज बनाए थे, उनसे आपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बनाने स्टार्ट कर लिए। और वो अल्टरनेटिव्स कैसे बनेंगे, हमारे पास एक टेक्निक होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक। इसमें हम करते क्या हैं, जितनी भी हमारी प्रोजेक्ट की टीम है वो एक रूम में बैठ जाती है और वहाँ पर क्रॉस डिस्कशन चलती है। क्रॉस डिस्कशन में सीनियर लोग भी होते हैं, मतलब जूनियर लोग भी होते हैं, जितनी भी मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं वो भी वहाँ बैठे होते हैं। तो वो हर अल्टरनेटिव को पर बहस करते हैं और हर अल्टरनेटिव को मतलब उसके प्लस माइनस पॉइंट्स को चेक करते हैं, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं और चेक करते हैं कि यार हमारे पास लेट्स सपोज ये जो हमने फंक्शन एनालिसिस किया इससे रिलेटेड मेरे पास 10 डिफरेंट अल्टरनेटिव्स मेरे पास आ चुके हैं। अब जब आपने वो 10 अल्टरनेटिव्स बना लिए, अब उन अल्टरनेटिव्स की आपने एवेल्युएशन करनी है चौथे स्टेप में। अब आपने उनको इवेल्युएट करना है कि इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे कौन से वाला अल्टरनेटिव मुझे ज़्यादा वैल्यू देगा और कौन से वाला मुझे जो है मुझे जो ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करेगा।
तो वो जितनी भी अल्टरनेटिव्स आपने बनाए थे उनको आपने आपस में कंपैरिजन उनका करना स्टार्ट कर देना है। अल्टरनेटिव्स को आपस में कंपैरिजन आपने कर लिया, आपको आइडिया हो गया कि अल्टरनेटिव 1 और 2 ऐसे दो अल्टरनेटिव्स हैं जो बाकी 8 अल्टरनेटिव्स की बनिस्बत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब आपने इन दो को लेके आगे चले, पांचवें स्टेप में इनका कॉस्ट एनालिसिस कर लिया कि यार अब ये दो तो मुझे सरसरी पता तो लग गए कि इनका आपस में जब मैंने कंपैरिजन किया, इनके प्लस माइनस पॉइंट्स मैंने देखे, इनको मैंने हर लिहाज से मैंने देखा ये मुझे फ़ायदा कितना देंगे, इसमें मुझे एफर्ट कितनी लगेगी, इसमें मुझे लोग कितने लगेंगे। अब मैं ये देखूंगा कि अब मैं इसकी क्वांटिफिकेशन वाले पोर्शन में चला गया। अब मैंने इसकी कॉस्टिंग करनी है कि मैंने ये दो जो फाइनलाइज किए हैं अल्टरनेटिव्स, इन दो में से एक वो कौन सा अल्टरनेटिव है जिसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा अपने इस प्रोजेक्ट पे, और वो डिसाइड करने के लिए हम उस अल्टरनेटिव का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो अल्टरनेटिव्स हैं ये मुझे आज कितना फायदा देंगे और आने वाले वक्त में ये मुझे कितना फायदा देंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। जब ये चीज़ ही पता लग गई तो आपने इन दो अल्टरनेटिव में से जो आपको शॉर्ट टर्म गोल्स पे भी पूरा उतरे और जो लॉन्ग टर्म गोल्स पे भी पूरा उतरे, आपने एक फाइनल कर दिया। उसके बाद आप अपने फाइनल डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ गए। आपने जितने भी जो एक अल्टरनेटिव फाइनलाइज किया होगा उसका अब आपने पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस जो कि उसके कॉस्ट एनालिसिस से आपको अंदाज़ा होगा वो फाइनल कर लिया। उसको आपने एक प्लान की शक्ल दे दी और वो आपने अपने जितनी भी टॉप मैनेजमेंट होगी या आपका जो प्रोजेक्ट का ऑनर होगा उसको आपने रिकमेंड कर दिया। अब ये जितनी भी चीज़ें देखी हैं इस रिलेटेड मैं केस स्टडी आपके सामने रखूंगा। ये एक रोडवे की एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है जिसको 50 मीटर की थिक फिलिंग के ऊपर बनाया जाना था। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन गोल था कि ये जो एक्सपेंशन है इस रोड के प्रोजेक्ट की, इसको 50 मीटर की थिक फिलिंग के ऊपर बनाया जाना था। डिफरेंट जो उसकी रोड की जो लेयर्स थी उसके ऊपर वो प्रोजेक्ट हमने बनाना था। अब इस पर जो प्रोजेक्ट टीम थी उनको टास्क ये दिया गया कि आपने वैल्यू इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करना है और हमें जो सबसे एफिशिएंट और इफेक्टिव अल्टरनेटिव होगा डिज़ाइन के फेज में जो हमें मददगार साबित हो, जिसमें हमारी कॉस्ट भी बचे, हमारा जो फाइनल जो प्रोजेक्ट आउटपुट है उसके फंक्शंस भी इम्प्रूव हों और उस प्रोजेक्ट से जो वैल्यू अचीव करना चाह रहे हैं वो भी हमें मैक्सिमाइज्ड होके मिले। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिवाइस किए जो उन्होंने अचीव करने थे। इसके लिए उन्होंने वैल्यू इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को यूज किया। जितने भी उस रोड प्रोजेक्ट के डिसीजन मेकर्स थे, मैनेजमेंट थी, वो तमाम सर जोड़ के बैठ गई। उसके बाद उन्होंने एक अपना जॉब प्लान बनाया जिसमें उन्होंने अपने फेजेस बनाए और उन फेजेस में उन्होंने कौन कौन से टास्क अचीव करने थे वो बनाए। अब 5 फेजेस उन्होंने बनाए जो हमने पहले पढ़े हैं, ये तकरीबन कमोबेश वही फेजेस बनते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फंक्शन एनालिसिस एंड वैल्यू एनालिसिस, आइडिया क्रिएशन या इसको हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा क्रिएटिव स्पेकुलेशन, फिर हमारे पास डेवलपमेंट एंड एवेल्युएशन आ गया और फाइनल में हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन या प्रेजेंटेशन कर दी। अब ये जितने फेजेस बनाए गए, अपना माइक काइंडली ऑफ कर दें, जितने फेजेस हमने ये बनाए, इस हर फेज में हमने डिफरेंट जो हमने टास्क कैरी ऑन करने थे हमने वो बना दिए। हर फेज में 5 फेजेस थे, हर फेज में हमने टास्क जो कैरी आउट करने थे जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं पिछली 7वीं स्लाइड में, ये वही टास्क हर फेज में इन्होंने कैरी आउट किए। अब जब इन्होंने फेज बना दिए, उस फेज में उन्होंने एक हर फेज के टास्क जो उन्होंने करने थे वो भी दे दिए, तो उन्होंने एक जॉब प्लान क्रिएट कर दिया। अब इस जॉब प्लान के थ्रू उन्होंने नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइन किए। जितने भी आपको फंक्शंस नजर आ रहे हैं इसमें उन्होंने 2 बातों का ख्याल रखा।
यानी कि जो प्रोजेक्ट की स्टडी का स्कोप था जिसमें उन्होंने वैल्यू इंजीनियरिंग यूज करनी थी, उसमें दो चीजें उन्होंने उसकी बेस पे अपने फंक्शंस आइडेंटिफाई किए, हाउ एंड व्हाई, कि ये आप अचीव कैसे करेंगे और ये आप अचीव क्यों करना चाह रहे हैं। इसकी बेस पे उन्होंने अपने फंक्शंस डिफाइन किए। ये तमाम फंक्शन जो आपको नजर आ रहे हैं ये इस रोडवे प्रो, अब इसमें आपको 4 फंक्शन नजर आ रहे होंगे जो हाईलाइट हुए हैं। एक रिड्यूस ओवरबर्डन, फिर एडजस्ट लॉन्गिट्यूडनल अलाइनमेंट, मीट कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल और स्टेबलाइज ग्राउंड अंडर द एग्जिस्टिंग रोड। अब ये प्रोजेक्ट टीम ने इन 4 अल्टरनेटिव्स को प्रेजेंट किया कि हम बाकियों की निस्बत ये ज्यादा मौसर नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये 4 एक्सट्रैक्ट कर लिया फंक्शन। अब इन 4 पर उन्होंने फाइनल जो आगे प्रेजेंट किए, मतलब 4 के पूल में से जो उन्होंने फाइनल किए वो 2 फंक्शंस उन्होंने फाइनल किए जो हाईलाइट ये स्टार हुए हुए हैं, एडिशनल लॉन्गिट्यूडनल अलाइनमेंट का और स्टेबलाइज ग्राउंड अंडर द एग्जिस्टिंग रोड का। अब इन्होंने ये 2 फंक्शन जब फाइनलाइज कर लिए, अब इन 2 में से उन्होंने एक फाइनलाइज करना था। उसके लिए उन्होंने उस पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, उसकी कॉस्ट इंडेक्सिंग की, और उस कॉस्ट इंडेक्सिंग से उनको ये पता लगा कि ये जो 2 अल्टरनेटिव्स हमने उठाए थे, अल्टरनेटिव 1 और 2 का, इनमें से जो अल्टरनेटिव 1 है, इस अल्टरनेटिव 1 पे जब उन्होंने कॉस्ट एनालिसिस किया तो उनको पता लगा कि बाकी जितने भी अल्टरनेटिव्स थे उनके कंपैरेटिवली यहाँ पर हमें $3 मिलियन की सेविंग हो रही है। और ओरिजिनल जो कि कंपेयर टू ओरिजिनल डिज़ाइन की कॉस्ट है, कि अगर वो अल्टरनेटिव 1 को फाइनलाइज करते हैं अपने डिज़ाइन में कंपेयर्ड टू ओरिजिनल डिज़ाइन, तो उनको $3 मिलियन की सेविंग होगी, जो कि 26.8% लेस बनती है ओरिजिनल डिज़ाइन से। अब आप देखें वैल्यू इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके उनको कितनी सेविंग हुई, $3 मिलियन की। और उनको जो फंक्शन इंप्रूवमेंट हुई वो 80.8% उन्होंने अचीव की इस अल्टरनेटिव 1 से। और जो उसकी जो वैल्यू एनहांसमेंट हुई अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी, देयर फिगर्स, वो 248% थी। कितनी मैसिव अमाउंट तक उसकी वैल्यू उसमें ऐड। तो इस प्रोजेक्ट पे उन्होंने अल्टरनेटिव 1 जो उन्होंने फंक्शन बनाया था अल्टरनेटिव 1 का, उसको अपने प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट किया। और उसको कॉस्ट के पर्सपेक्टिव में भी फ़ायदा हुआ, फंक्शन के पर्सपेक्टिव में भी फ़ायदा हुआ। और ऑब्वियसली जब आप कॉस्ट भी बचा रहे हैं, फंक्शन भी इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर आप अब वैल्यू की टर्म को देखें तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। मतलब रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखें तो वैल्यू ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में मिलेगी, पॉलिटिकल में देखें मुख्तलिफ में मिलेगी, सोशल पर्सपेक्टिव में देखें ज़रा और मिलेगी। लेकिन जब आप इसको इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वहाँ पर इसकी डेफिनेशन और अंदाज से आ जाएगी। तो हमने इन 7 टाइप्स में से सिर्फ इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव को देखना है। अब जब भी हम वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग की बात करते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हम अगर उसकी चल रहे हैं, तो वैल्यू इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव में फर्दर 4 टाइप्स हैं जी उसकी, एस्टीम्ड वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, यूज वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू। अब एस्टीम वैल्यू क्या होती है? एस्टीम वैल्यू, इसके नाम से आपको पता लगता है कि किसी भी प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस में कुछ ऐसे अट्रैक्टिव एट्रीब्यूट्स हों जो कस्टमर को मजबूर करें, अट्रैक्ट करें कि वो उन कॉस्ट उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को वो ऑन करे। तो वो जो अट्रैक्टिव एट्रीब्यूट्स हैं जो किसी भी कस्टमर को मजबूर करें कि वो उस प्रोडक्ट को ऑन करें, ये उस प्रोडक्ट की एस्टीम वैल्यू होती है। एक्सचेंज वैल्यू, किसी भी प्रोडक्ट की जो सेलिंग वैल्यू है, मतलब आपने उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को किस मौसर अंदाज से बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो कैपेबिलिटीज, वो वैल्यू जो है उसको हम एक्सचेंज वैल्यू बोलते हैं। फिर आती है हमारे पास यूज वैल्यू। यूज वैल्यू नाम से पता लग रहा है कि आपने
जो चीज़ खरीदी, जिस मकसद के लिए वो बनाई गई थी, क्या वो मकसद उसके इस्तेमाल में अचीव होता है? अगर तो होता है तो मतलब इसकी यूज वैल्यू आपने एनहांस की हुई है, इसकी जो यूज वैल्यू थी वो आप अचीव कर चुके हैं। तो यूज वैल्यू क्या होगा? किसी भी चीज़ की के अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स, कुछ ऐसी खूबियां हों, या जिस मकसद के लिए वो बनाई गई थी, क्या वो मकसद अचीव हो रहा है, तो उसको हम यूज वैल्यू बोलते हैं। कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू का मतलब है कि आप जो उसकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, टोटल जो उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को बनाने पे लगी, वो कितनी एफिशिएंट थी, या उसका टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या थी, या इसको हम क्रेडल टू ग्रेव कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, बनने से, पैदाइश से मरने तक उस कॉस्ट की जो वैल्यू थी, जो अचीव हुई थी, उसको हम कॉस्ट वैल्यू बोलते हैं। अब जब हमने ये चीज़ें देख ली, तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। किसी भी प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक उसकी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है और दूसरी उसकी ऑपरेशनल लाइफ साइकिल है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के 5 फेजेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंसेप्चुअलाइजेशन या इनिशिएशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और फाइनल स्टेज पे क्लोजर हो जाता है। तो ये तो उस प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल फेजेज हैं। जब आपने उस प्रोजेक्ट को क्लोज करके हैंड ओवर कर दिया, तो वो ऑपरेशनल लाइफ साइकिल जोन में आ गई। अब जब ऑपरेशनल लाइफ साइकिल जोन में आए, तो ये 3 फर्दर फेजेस में से ये चीज गुजरेगी, आपका प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट। एक मेंटेनेंस जोन से गुजरेगी, दूसरा फिर वो, जब आप उसकी मेंटेनेंस करेंगे तो दूसरी वो उसके अपग्रेड जोन में आ जाएगी। अब जब वो अपग्रेड जोन भी उसका खत्म हुआ, तो फिर हम उसके फाइनल एंड ऑफ द लाइफ जोन जो है, डिस्पोजल जोन जिसको बोलते हैं, यानी अब इस प्रोडक्ट को आप डिस्पोज ऑफ कर देंगे, इस प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए डिस्पोज ऑफ कर देंगे, तो ये हमारा डिस्पोजल जोन आ जाता है ऑपरेशनल लाइफ साइकिल में। ये ऑपरेशनल लाइफ साइकिल का आखिरी जोन है, या किसी भी प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल का, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का लास्ट स्टेप होता है, जिसके बाद उसको आप डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अब जब हम वैल्यू की बात करते हैं, तो वैल्यू की क्वांटिफिकेशन करने के लिए हमारे पास एक बड़ा ही सादा फार्मूला है, परफॉर्मेंस और फंक्शन डिवाइडेड बाय कॉस्ट। कि आप जिस भी चीज की वैल्यू निकालना चाहते हैं, उस स्पेसिफिक चीज की परफॉर्मेंस या फंक्शंस की क्वांटिफाइड वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं उसकी इनकर्ड कास्ट के साथ। तो आपको उस प्रोडक्ट की, उस प्रोजेक्ट की, उस स्पेसिफिक पोर्शन की, उस स्पेसिफिक सर्विस की, उस स्पेसिफिक आउटपुट की वैल्यू मिल जाती है। अब जब हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो इससे डिफरेंट किस्म के हम सिनेरियोज जनरेट कर सकते हैं। कि मतलब आपका जो फंक्शन है वो इम्प्रूव हुआ, लेकिन कॉस्ट सेम रही, ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है। आपका जो फंक्शन था वो वैसा ही रहा, लेकिन कॉस्ट जो थी वो डिक्रीज हो गई, ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है। फिर आपने जो फंक्शन था वो भी इम्प्रूव हुआ, और जो आपकी कॉस्ट थी वो भी रिड्यूस हो गई, ये भी सिनेरियो बन सकता है। या आपकी जो फंक्शंस थी या परफॉर्मेंस थी वो ज्यादा तेजी से इम्प्रूव हुई एज कंपेयर टू कॉस्ट, कि जो फंक्शंस हैं वो तेजी से इंक्रीज हुए, लेकिन जो आपकी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हुई, लेकिन विद लेसर पेस एज कंपेयर टू फंक्शन और परफॉर्मेंस। और फाइनल जो चीज हमारे पास है, परफॉर्मेंस या फंक्शन रिड्यूस हो गया, लेकिन कॉस्ट भी रिड्यूस हुई विद फास्टर पेस एज कंपेयर टू फंक्शन। अब अगर इन 5 सिनेरियोज को आप देखें, तो इसमें हमारे जो पहले 4 सिनेरियोज हैं ये आपके लिए फिजिबल हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आखिरी ऑप्शन है इसको हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वैल्यू इंजीनियरिंग का कोर प्रिंसिपल ही ये है कि हमने अपना फंक्शन
तो रिड्यूस करना ही नहीं है। फंक्शन या तो सेम रहेगा या उसको एनहांस करेंगे, उसको रिड्यूस नहीं होना चाहिए। तो पांचवा ऑप्शन जो है हम इसको इग्नोर कर देंगे। अच्छा, ये इस क्या कहते हैं, अभी